नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑब्जेक्टिव जेपीएससी एंड फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से जानेंगे ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था, कैसे बना, कैसे इसका उदय हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इन दो आईडीज पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आप इंस्टाग्राम में भी हमको फॉलो कर सकते हैं। नागवंशी प्रशासनिक व्यवस्था। इस व्यवस्था को जानने से पहले आपको जानना होगा कि नाग राजवंश क्या था, नागा डायनेस्टी क्या थी। छोटा नागपुर क्षेत्र में नागवंशी रूलर्स थे। वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और काफी क्रूशियल रूलर्स माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने झारखंड में 2000 वर्षों तक शासन किया था। तो 2000 वर्षों तक इन्होंने कैसे शासन किया हम आगे देखेंगे। जब इन्होंने अपना राजवंश स्टार्ट किया था तो उसकी राजधानी खुखरा में बनाई थी और फनी मुकुट राय को इनका संस्थापक माना जाता है। ये जो सूचना थी वो एक दर्पण नाथ शाह एक व्यक्ति था। दर्पण नाथ शाह एक व्यक्ति था। उसने सूचना दी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1789 ईस्वी में। फनी मुकुट राय का जन्म 64 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने 83 ईस्वी से 162 ईस्वी तक शासन किया था। नाग वंशावली के अनुसार वे वाराणसी की रहने वाली पार्वती के पुत्र थे, जिन्हें सुतांबे के पार्थ राजा मदरा मुंडा शासक थे। मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में से उनका राजकाज का काम चलता था। वो 64 एडी से पहले इन्हीं का सिस्टम चलता था। तो मदरा मुंडा और उनके कुछ नेताओं ने ये डिसाइड किया कि अब हम इस एरिया में रूल नहीं करते हैं, किसी को राज करने का अधिकार दे देते हैं, और उन्होंने राजा नियुक्त किया फनी मुकुट राय को। तो यहाँ से नागा डायनेस्टी का उदय हो जाता है। नागवंशी परंपरा के अनुसार ये एक स्टोरी है, दंत कथा आप कह सकते हैं। नागवंशी परंपरा के अनुसार एक सकलदीपी ब्राह्मण बालक को सर्प के फन के नीचे देखा गया। नवजात बच्चे की परवरिश कन्याकुब्ज के एक ब्राह्मण ने की थी। कन्याकुब्ज के ब्राह्मण अभी आपको मिलेंगे कन्नौज एरिया में, यूपी में, और उसका नाम भी फनी मुकुट रखा गया। फनी मुकुट राय ने पंचेत साम्राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और एक गोवंशी राजपूत राजकुमारी से विवाह कर लिया था। ये जो पंचेत साम्राज्य था वो ये जो झारखंड का मैप इस तरह का कुछ है, मान लीजिए ये झारखंड का मैप है, तो झारखंड के मैप से इधर पूर्व दिशा में पंचेत साम्राज्य था और यहाँ की राजकुमारी एक राजपूत राजकुमारी से उन्होंने शादी कर ली थी। पंचेतों की मदद से उन्होंने क्योंझर जो अभी आपको उड़ीसा में मिलेगा, ये उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है, क्योंझर राज्य पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे रांची जिला में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें पूरी उड़ीसा के ब्राह्मणों ने शुद्धिकरण का कार्य किया। फनी मुकुट राय पहले नागवंशी शासक थे, जिन्होंने बता, हरिजन, बादाम, रामगढ़, गोला, तोपी, पलानी, मनकेरी, बरूटा और क्योंझर पर शासन किया था। अपने समय में जनजातियों ने इस क्षेत्र पर प्रभुत्व रखा, लेकिन अन्य हिंदू जातियों में वृद्धि होने लगी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया इस क्षेत्र में ब्राह्मण, राजपूत और अन्य जातियों का विकास होता चला गया, आने लगी और यहाँ पे बसने लगे। चौथे नागवंशी शासक राजा प्रताप राय ने राजधानी को सुतियांबे से चुटिया स्वर्ण रेखा के किनारे ट्रांसफर कर दिया। नागवंशियों की जो राजधानियां थी वो बदलती रहती थी और इनका जो क्रम है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन यहाँ से काफी आते हैं। सुतियांबे, चुटिया, कोखरा, डोसा, पालाकोट और रातूगढ़ था। नागवंशियों ने भारत में छोटा नागपुर पठार पर लगभग 2000 वर्षों तक शासन किया, अर्थात राजवंश मध्यकालीन और आधुनिक काल तक चलता रहा। तो 64 एडी के लगभग इनका शासन जो है स्टार्ट हो गया था। 64 से 2000 ईयर आप यहाँ से देख लीजिए कब तक होगा। इस राजवंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक राजा मधु सिंह, राजा दुर्जन साल, राजा रघुनाथ शाह, महाराजा उदय प्रताप नाथ शाह थे और अंतिम राजा महाराजा लाल चिंतामणि सरनाथ शाह थे। फर्स्ट और इम्पोर्टेंट काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ये एक नाम है राजा दुर्जन साल, ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये नाम आपको मिलेगा। नाग राजवंश पर 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी के कलचुरियों का आक्रमण भी हुआ इन पर। ये जो इन्वेजन्स हैं उनके बारे में अभी बात हो रही है।
कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण के साथ गंधर्व राय नागवंश की शासक थी, जिसके बाद भीकम कर्ण शासक बने थे। ये कलचुरियों के बारे में एक इंफॉर्मेशन। नागवंश में कर्ण की उपाधि कलचुरियों से प्रभावित थी। भीकम कर्ण ने भीम सागर का निर्माण कराया था। उन्होंने सरगुजा, सरगुजा ये जो अभी आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, सरगुजा के रक्साल, ये जो रक्साल है ये एक राजवंश है, राजवंश है जो झारखंड के पलामू रीजन्स में आपको देखने को मिलते थे। रक्सेलों को पराजित कर अपने राज्य की सीमा गढ़वाल राज्य तक पहुंचा दी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हयावंशी रक्सेलों ने अपना शासन स्थापित किया था। ये जो रक्सेल थे ये भी दो प्रकार के थे, तो इनके बारे में आप कमेंट करके मुझे बतलाइए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। रक्सेलों ने 12,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ नागवंशी शासक भीकम कर्ण पर आक्रमण किया, लेकिन भीकम कर्ण ने बारन की लड़ाई, ये जो लड़ाई है ये आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी आ सकते हैं। बारन की लड़ाई में रक्सेल को पराजित कर बरवा टोरी लातेहार तक अपना शासन स्थापित किया। इस समय भीकम कर्ण ने तुर्क शासक बख्तियार खिलजी से आक्रमण के बख्तियार खिलजी ये क्यों फेमस था इसके बारे में आप हमें बतलाइए। इनके बारे में एक फेमस बहुत घटनाक्रम है, एक घटना है। उस घटना किसी चीज को इन्होंने जलाया था, तो इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में बतलाइए हमें वो क्या था। खिलजी से आक्रमण के डर से अपनी राजधानी चुटिया से फिर खुखरा स्थानांतरित कर दी। सबसे पहले खुखरा था, खुखरा से उन्होंने सुतियांबे और उसके बाद फिर चुटिया, फिर खुखरा, इस तरह से ये जो ट्रांसफर होता रहा। अब चलिए ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है वो देख लेते हैं। नाग प्रशासन प्रणाली। पहली शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडा राजशाही को नागवंशियों ने बदल दिया। 64 ईस्वी में नागाज का एम्पायर खड़ा हो जाता है। नागवंशियों के पहले राजा फनी मुकुट राय ने पड़ाहा व्यवस्था को समाप्त नहीं किया और न ही कोई बदलाव किया, बल्कि इसका विस्तार करने का प्रयास किया। ये मैंने आपको मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बतलाया है। डिटेल में जानने के लिए ये व्यवस्था को आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। वैसे मैं इस वीडियो में भी इसका एक ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। नागवंशियों के दौर में भी पिछली कर प्रणाली, भूमि व्यवस्था और सरकारी व्यवस्था सभी मुंडाओं की तरह चलती रही। पहली सदी से लेकर 16वीं सदी तक इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इस परंपरा में पहला प्रभावी हस्तक्षेप मुगल आक्रमण काल यानी 1585 ईस्वी से शुरू हुआ। मुगल सेना ने यहाँ के राजाओं पर नजर रखनी शुरू की और बाद में धीरे धीरे इसने एक नियमित रूप धारण कर लिया, जिसे मालगुजारी के नाम से जाना जाने लगा। ये मालगुजारी सिस्टम मुगलों ने स्टार्ट की थी और वो इसके माध्यम से कर वसूलते थे। तो पड़ाहा पंचायत व्यवस्था सबसे पहले देख लेते हैं। ये जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बतला चुका है। मुंडा जो थे वे गांव के मुखिया होते थे, वे विलेज लेवल पे होते थे। उसके ऊपर होते थे मानकी, उसके ऊपर होते थे पड़ाहा राजा, उसके ऊपर होती थी पड़ाहा पंचायत। और ये जो पड़ाहा पंचायत होता था इसे एडवाइज करते थे ये दीवान, ठाकुर, पांडे, लाल, इन्हीं के एडवाइस से ये पंचायत गठित होती थी और यहाँ पे कुछ लोग होते थे और इनके माध्यम से ये व्यवस्था चलती थी। जब नागवंशी व्यवस्था आ गई तो इसके ऊपर हो गए हैं राजा नागवंशी राजा, और उनके माध्यम से ये व्यवस्थाएं हैंडल होने लगी। तो इसमें राजा का रोल प्ले वो काफी बढ़ जाता है, उसका रोल जो है काफी बढ़ जाता है। और ये जो व्यवस्था थी इसी तरह से आगे बढ़ती चली गई। नागवंशी काल में कर या माल एकत्र करने का चलन आम रैयतों का नहीं था। मतलब जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था, आप कह सकते हो एक अच्छा सोशल स्ट्रक्चर था। ज्यादा टैक्स नहीं वसूला जाता था, उतना ही वसूला जाता था जिससे काम चल जाए, और कहीं वसूला जाता था कहीं नहीं भी वसूला जाता था। ये एक जंगल का रीजन था, ट्राइबल एरिया था। ट्राइबल एरिया होने के कारण उतना आसान नहीं था कर वसूल, क्योंकि आदिवासी जो होते थे वे जंगल में काफी अंदर रहते थे और वो जो देंगे वो क्या देंगे और कितना टैक्स देंगे। तो इसीलिए नागवंशी राजाओं के लिए मुगलों को टैक्स देना काफी मुश्किल होने लगा। छोटा नागपुर के खास देखिए, दुर्जन साल मैंने बताया था आपको, छोटा नागपुर खास के महाराजा दुर्जन साल को 1616 ईस्वी में कैद किया गया था। इसे
जहांगीर ने 12 साल के लिए कैद करके ग्वालियर में रख दिया था। दुर्जन साल को 6,000 रुपए के टैक्स के एवज में इन्हें छोड़ा गया था। नागवंशी राजाओं पर कर बढ़ता चला गया, लेकिन इसकी ओर से कर लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। तो देख रहे हैं टैक्सेशन का कैसा खेल चल रहा था। टैक्स नहीं देने की वजह से अब क्या है, उस तरह से व्यवस्था को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, और आदिवासी देते भी तो कितना टैक्स देते। उस वजह से दुर्जन साल को 1616 में कैद कर लिया गया था। ये जो इम्पोर्टेंट है, ये जो पॉइंट है वो काफी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं। देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं। किसने दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में रखा था, ये क्वेश्चन हो जाता है। किसने दुर्जन साल को कैद किया था, किसके काल में ये हुआ था, जहांगीर के काल में। कितने वर्षों तक कैद करके रखा था, 12 वर्षों तक। कब कैद करके रखा था, 1616। कितने रुपए देने के एवज में उसे छोड़ा गया था, तो 6,000। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आप इसे देख लीजिएगा। नागवंशी राजाओं पर कर बढ़ता चला गया, लेकिन कोई और कर लगाने का कोई प्रावधान नहीं। लगातार बढ़ रही कर की मात्रा के कारण नागवंशी राजाओं ने अपनी प्राचीन व्यवस्था बदल दी और लोगों से कर वसूलना शुरू कर दिया। मतलब जो पढ़ा व्यवस्था थी उस व्यवस्था में चेंजेस कर दिए इन्होंने, और कुछ व्यवस्था करके टैक्स वसूलने लगे। बाद में राजाओं ने अपनी अलग जागीरदारों को रखा और उन्हें माल इकट्ठा करने के लिए अधिकृत किया। बाद में क्या किया, राजाओं ने जागीरदार रख दी। जागीरदार क्या थे कि उनका काम था टैक्स वसूलना, और अब ये नए जागीरदार आ जाने से पढ़ा पंचायत में जो भूमिहार थे, भूमिहार को ही कहा जाता था मानकी या इन्हें भूमिहार भी कहा जाता था। भूमिहार से ही भूमिहार बना। तो इनकी स्थिति काफी दयनीय होती चली गई। जागीरदार कर जमा करते थे, लेकिन नियमित रूप से नहीं दिया जाता था। यह डिमांड होने पर ही दिया जाता था, क्योंकि मुगल भूल जाते थे। जब उनको जरूरत होता था उसी समय इनको याद करते थे, और ये तभी जागीरदार टैक्स देते थे। इसे नजराना या पेशा कहा जाता था। तो आपको पता है 1765 ईस्वी में बंगाल की दीवानी मिल जाती है, और इस समय एंट्री होती है अंग्रेजों की इस झारखंड एरिया में। तो एक फेमस युद्ध है दोस्तों, आपको याद होगा, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई हुई थी शाह आलम सेकंड जो थे, शाह आलम सेकंड जो थे, और उन्होंने नवाब सुजाउद्दौला और एक कोई था, तो उनके साथ मिलकर तीनों ने यहाँ आक्रमण किया था। आक्रमण नहीं, इनके बीच जंग हुआ था, अंग्रेजों और उनके बीच। तो उसमें क्या हुआ था, अंग्रेज विजय हो गए थे, और उसमें ये ट्रीटी साइन हुआ था बंगाल की दीवानी जो है वो अब ब्रिटिशर्स को मिल जाएगी। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स झारखंड में आ गए। 1773 ईस्वी तक इस क्षेत्र से कोई नियमित कर प्राप्त नहीं हुआ। तो तत्कालीन एच.जे. हितले को छोटा नागपुर खास के लिए पहला कलेक्टर नियुक्त किया गया। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद कर लेना है। लेकिन यह भी कर वसूली में सफल नहीं रहा। अंग्रेजों ने करों को एकत्र करने के लिए अन्य तरीके अपनाए, लेकिन उन्हें पूरी सफलता 93 ईस्वी में कर की नियमित वसूली के लिए अस्थायी बंदोबस्त के बहाने राजा महाराजाओं को जमींदार बनाया गया। अब क्या किया गया, अस्थायी बंदोबस्ती, ये अस्थायी बंदोबस्ती अंग्रेजों ने लाया था। उन्होंने बोला राजा को कि आप हमारे अंडर रहोगे, आपको सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना है, और हमको इतना, मान लीजिए 10 है, तो उसमें से आप 2 रख लेना और हमें दे देना। इस तरह का कुछ सिस्टम उन्होंने बनाया, और इसे जमींदारी प्रथा का उदय हो गया। जागीरदार बेकार हो गए और जमींदारी व्यवस्था में आ गई। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था। इस व्यवस्था के साथ ही प्राचीन काल से अस्तित्व में आए मुंडाओं और नागवंश का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश राज व्यवस्था लागू हो गई। तो यहाँ पे मुंडाओं और नागवंश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसका खात्मा हो जाता है। राजा या महाराजा अंग्रेजों के लिए कर एकत्र करने का माध्यम बने रहे, जिसके बाद अंग्रेजों की कानून व्यवस्था
शुरू हो गई। नए कानून विनियम आने लगे जिससे राजा महाराजा, मुंडा मंक, बड़ा पंचायत आदि इन सारी चीजों का विलय होने लगा। पूरे देश के साथ साथ छोटा नागपुर भी अंग्रेजों के अधीन आ गया और नागवंशी राजाओं का शासन समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स, आज का ये लेक्चर था। उम्मीद है आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।